Hi everyone, this is Lakshita Patel and today we are going to study about irrigation. Irrigation means watering of the plants. अब वाटरिंग पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना वाटर के अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता. Water is very essential part of life of all the organisms which are present on earth. And in this chapter we are talking about the plants and the crops, and hence water is also essential when we are doing agriculture. एग्रीकल्चर में वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर प्रॉपर वाटरिंग होगी प्लांट्स में तो देयर विल बी वेरी गुड ग्रोथ, और अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो उनकी ग्रोथ बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट हो जाती है. नाउ वी ऑल मस्ट नो that water makes approximately 90% of the plant's body. Water is very important for the proper growth and development of a plant. In fact, it is very important for the development of flowers, leaves, fruits, roots and all the parts of the plant. Okay? तो plants ये water absorb करते हैं soil में से with the help of their roots. और soil में से जब plants water absorb करते हैं तो खाली water ही नहीं, वाटर में डिजॉल्व बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी साथ साथ में प्लांट्स की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड दस वाटर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द प्लांट्स. तो लेट अस डिस्कस सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज इरिगेशन. ओके, सो एज यू कैन ऑल सी आई हैव रिटन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स that why water is essential for plants. So let us read them one by one. Water is important for the proper growth and development of the plant, as we have already discussed, and it is absorbed by the help of roots. Not only water, roots also absorb the minerals and nutrients which are dissolved in water. Water also protects the plants from extremely cold conditions and extremely dry conditions. This is a very important point because water helps the plants to regulate their temperature. Plants अपने body के temperature को regulate कर सकते हैं, maintain करके रख सकते हैं with the help of water. जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, like frost condition, it is snowing outside or it is very cold outside, तब भी plants जिंदा रह सकते हैं. वो तो हमारे जैसे blankets भी use नहीं करते, sweaters भी use नहीं करते, still they are alive because they have a mechanism in place in which water plays a very important role so that the plants do not freeze. Okay, and water also help the plants to maintain their temperature and to become cool in the hot summers. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसमें भी वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट The water also helps in germination of seeds. जब भी किसी सीड को जर्मिनेट होना है सॉइल में तो वो कभी भी ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेट नहीं हो पाएगा बिकॉज द सीड्स नीड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन. और अगर सीड को अच्छा प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिला तो बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली जर्मिनेट हो जाते हैं, दे गिव राइज टू अ प्लांट. वाटर का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू रिटेन द मॉइस्चर इन सॉइल. क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो सॉइल मॉइस्चरस नहीं होगा, सॉइल में बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगे. तो सॉइल को मॉइस्चरस बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द मॉइस्चर इन सॉइल ऑल्सो वी हैव टू कीप वाटरिंग द सॉइल एंड द क्रॉप प्लांट्स और एनी अदर प्लांट्स. ओके, नाउ हाउ विल वी डिफाइन इरिगेशन? So irrigation is the supply of water at regular intervals to the crop plants. You can write the definition, that is the supply of water to crops at regular interval of time is called as irrigation. आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम irrigation की definition लिखते हैं उसमें कभी भी plant word use नहीं करेंगे, we will use the word as crops. बिकॉज हर किसी प्लांट को पानी देना इरिगेशन नहीं कहलाता. जब हम लार्ज स्केल पे फील्ड में वाटरिंग करते हैं क्रॉप को, उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिसाइज इन राइटिंग दैट सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन. अब ये जो इरिगेशन का क्वांटिटी है, कितना वाटर सप्लाई करना है, कितनी कितनी देर में सप्लाई करना है, मतलब
क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वाटरिंग की या इरिगेशन की, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। नंबर 1, which type of crops we are growing. Now different crops have different water requirements. Some crops, for example rice, they have a large requirement of water. यहाँ तक कि उनकी फील्ड में पानी भर के रखना पड़ता है, stagnant water चाहिए उनको ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें। तो राइस requires a large amount of water for their growth. On the other hand, wheat और cotton जैसे जो plants होते हैं या crops होते हैं, they require very less quantity of water. So the farmer has to make sure that he knows very well that what type of crop he is growing and how much amount of water that crop requires. So हमको फील्ड में कितना पानी डालना है, कितना इरिगेशन करना है, कितनी कितनी देर में या कितने कितने इंटरवल पे वाटरिंग करनी है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी वाटरिंग की, इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप दैट वी आर सोइंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इरिगेशन का द क्वालिटी ऑफ सॉइल। अब आपको पता ही है that different types of soil have different water retention capacity. फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल होता है तो उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो हमको बार बार थोड़े ज़्यादा अमाउंट में वाटर डालना पड़ता है और जल्दी जल्दी या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वाटरिंग की। ऑन द अदर हैंड अगर क्लेई सॉइल की बात करें तो जो क्ले होता है या क्लेई सॉइल होता है वो वाटर को होल्ड करके रख सकता है, तो हमें उसमें ज़्यादा बार बार या हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग नहीं चाहिए। ठीक है, अब सॉइल की क्वालिटी के बाद तीसरा फैक्टर जो है ऑन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स इज द सीजन, कि आप किस सीजन में क्रॉप ग्रो कर रहे हो। अगर आप रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रेनिंग एट दैट टाइम, तो हमें या फार्मर्स को एवरी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम समर में कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो हमें बार बार इक्वल इंटरवल्स पे और रेगुलर फ्रीक्वेंसी में वाटरिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन ऑल्सो कि हमें कितना फ्रीक्वेंसी पे या कितने कितने टाइम में या कितनी क्वांटिटी में वाटरिंग करना है क्रॉप्स को। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि समर में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है? क्योंकि समर्स में जो सॉइल होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। आपको पता ही है everything gets dry very quickly in summers. So in summers the rate of evaporation is very high and so the soil becomes dry again and again, and thus the farmer has to keep on adding water to the field. That is, the frequency of irrigation is higher in summer season. Okay, now there are various methods of adding water to the field, or you can say there are different irrigation techniques which are used by the farmers. Now we can broadly classify these techniques into 2 types, that is traditional methods of irrigation and modern methods of irrigation. Before studying about the irrigation techniques, make sure that you write all these important points in your notebooks, and these are the importances or important points that why water is essential for plants. So you have to write all these points. This is the definition of irrigation, and this is the factors upon which the frequency and time of irrigation depend. That is, frequency of irrigation varies or changes from crop to crop, soil to soil, and season to season. And we have already studied that in summers frequency of water is higher due to increased rate of evaporation. Okay, so let us first study about traditional methods of irrigation. ट्रेडिशनली पुराने समय में आज के जैसे मॉडर्न टेक्निक्स प्रेजेंट नहीं थे, तो फार्मर्स अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर से वाटर यूज करते थे। व्हाट आर द सोर्सेज फॉर इरिगेशन और वाटर फॉर द क्रॉपिंग? सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? So in India and all the other parts of the world, usually in earlier times, the farmer used to take water from rivers, ponds, lakes, wells, tube wells. As I have already shown on the board, you have to write down these. And then later on they also started taking water from the dams and reservoirs. Okay, and nowadays you all know about the canals. So these are all the sources of water
What farmers do? अभी एक एक करके फार्मर पानी लेकर तो आ नहीं सकते because the field is very big, so they need a system to pull out the water from the water body. For this, in earlier times, farmer used to employ a labor. They used cattle or human labor for lifting up water from these water sources, and then they took the water to the field and then they watered the plants or crops. Now these days this lifting up of water is done with the help of pumps. Pumps तो आप सबको ही पता है, वो किसी भी तरह के एनर्जी से चल सकते हैं. They can be run with the help of diesel or petrol or electricity or solar energy or biogas. In traditional methods, the farmers pump out the water or lift out the water from the water bodies or sources of irrigation. Then they use this lifted water to water the or irrigate the crop fields. Okay. So what are the specific methods for irrigation? I have listed these methods for you on the board. The first method is moat system or pulley system, in which the farmer used to pull out the water with the hand. जैसे कि आपने देखा है wells में with the help of rope जो villagers होते हैं वो water draw करते हैं. Next is the chain pump, and the third system was Dheti system, and the fourth is Rahat. I am going to show you the images of all these systems. As you can see here, this is the figure showing moat system. The farmer is taking out water from this well, and after drawing out water from the cell, he is pouring the water here. It is like a canal system, a man-made canal or small burrow type thing through which the water goes to the fields. Next is the figure showing chain pump. This is your chain pump system. This is the Dheti system, in which the water is pulled out with the help of this wooden plank, and after lifting up the water, this wooden plank is fixed with the help of a load or weight, and then the farmer takes this water and pours it into the field. Next figure is Rahat system. You can see here a wheel is there, and lots of buckets are attached to this wheel, and this wheel is run with the help of cattle labor. This is a cattle labor. Now let's discuss about the modern irrigation techniques. These days farmers are using many of the modern irrigation techniques, and two of the very common irrigation techniques in modern times are sprinkler system and the drip irrigation system. So first of all, we are going to study about the sprinkler system. What happens in the sprinkler system is that there are a set of perpendicular pipes arranged throughout the field. Farmer की पूरी field में, suppose this is the field of the farmer, उसकी पूरी field में बहुत सारे इस तरह से perpendicular pipes arranged रहते हैं, और ये सारे perpendicular pipes एक main pipeline से attached रहते हैं. ये main pipeline water लेकर आती है और फिर ये water सारे perpendicular pipes में distribute हो जाता है. Now what is happening here? Suppose this is the pipe. There are such types of rotating nozzles which are present on the pipes at regular intervals. As the water is allowed to move inside these pipes with high pressure, जैसे ही high pressure से इन pipes में water आता है, ये जो nozzles होती हैं वो rotate होने लग जाती हैं और पानी सब जगह sprinkle होने लग जाता है आसपास as if it is raining. Okay. This is a very good and efficient method, very time saving method and labor saving method for the farmers. इसका setup हालांकि बहुत costly होता है farmer के लिए, but it is a one time investment and little maintenance is required. लेकिन एक बार अगर farmers इसे अपनी field में install कर लेते हैं, then the farmer's work becomes very easy. He just have to switch on and the pump is on और पानी pressure से आके सब जगह sprinkle होना start हो जाएगा. इसमें कोई लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एट द प्लेसेस वेयर द लैंड इज़ वेरी अनइवन, जहाँ बहुत अनइवन लैंड है, एंड गार्डन्स में हम इस तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं. And you can see on the board I have written all the important points which are related to sprinkler system. These are for your notes. Please note them down. Water is sprinkled on the plants
in using these sprinklers. Perpendicular pipes having rotating nozzles on the top of them are joined to the main pipeline for water supply at regular intervals. Water is allowed to flow through the main pipe under high pressure with the help of a pump. Okay? Thus the water gets sprinkled on the crop like it's raining, and this is very useful on uneven land where sufficient water is unavailable, where there is scarcity of water. This method is very efficient and it is very useful especially for sandy soil, जहाँ पर बार बार वाटरिंग करना पड़ता है. सैंडी एरियाज में, सैंडी सॉइल में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है फार्मर्स के लिए. ओके, दिस वाज द स्प्रिंकलर सिस्टम. Now let's come to the second modern technique of irrigation, that is drip system or drip irrigation. नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, it is drip system. That means यहाँ पर water drop by drop dripping हो रही है on the plants. Okay, so what is happening in drip irrigation system? Here the water falls drop by drop with the help of holes in pipes. पूरी फील्ड में जहाँ भी प्लांट्स की या क्रॉप की रोज हैं वहाँ पर हम पाइप्स अलाइन कर देते हैं एंड रेगुलर इंटरवल्स पे उन पाइप्स में होल्स होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर फार्मर को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. दीज पाइप्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द रूट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज जस्ट वेयर द प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम द सॉइल. और वहाँ पर होल्स होते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो स्लोली वहाँ पर ड्रिप होता रहता है, जिसकी वजह से जितनी अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वाटर है प्लांट उतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें बहुत सारा पानी ग्राउंड में वेस्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है, सो द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ होल्स इन द पाइप्स just at the position of the roots. Okay, then this is the best technique for watering fruit plants, watering in the gardens, and watering all the different types of trees and all in the farms also. Then in this method, as we know, it is drop by drop giving of water, so very less quantity of water is wasted and a lot of water is saved by the farmers. This method again is used at places where there is scarcity of water or where the water amount is not sufficient for the farmers. Okay, these were the two modern techniques, very efficient, time saving and labor saving techniques for the farmers. So far we have discussed about many agricultural practices, starting from preparation of soil, then sowing of seeds, then adding manure and fertilizers, followed by irrigation. Now फार्मर ने जब ये सब काम अपनी फील्ड पे कर दिए हैं तो हम फिफ्थ प्रैक्टिस या स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ वीड्स, दैट इज वीडिंग. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द फार्मर इज ग्रोइंग द क्रॉप्स इन द फील्ड? There are many other unwanted plants or undesired plants that also grow along with the crops, and these plants are totally undesired. They are not the plants that we require, and many times these plants are also poisonous or harmful for animals and human beings, and they are also not good for the growth of our crops. So farmers have to remove these weeds or unwanted plants at correct time from their field. That is why there are many methods which are employed by the farmers to remove these weeds. We can call them the methods of weeding. The removal of weed from the crop is called as weeding, this process, and weeding should be done at a proper time. वीडिंग करने में या वीड्स को रिमूव करने में अगर फार्मर्स बहुत टाइम लगा देंगे तो वीड कंट्रोल में नहीं होते, फिर वो अनकंट्रोल्ड ग्रो होते जाते हैं. अब वीड से हमको प्रॉब्लम क्या है? तो दीज वीड्स आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर क्रॉप्स बिकॉज दे स्टार्ट कॉम्पीटिंग विथ आवर क्रॉप्स. दे स्टार्ट टू कॉम्पीट फॉर फूड, न्यूट्रिएंट्स, दे स्टार्ट टू कॉम्पीट फॉर स्पेस, फॉर लाइट एंड फॉर वाटर ऑल्सो. तो ये इतना कंपटीशन अगर हमारी क्रॉप्स को फेस करना पड़ेगा तो उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी और वो अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएंगी. इसीलिए इन वीड्स को या अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अब इन वीड्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बेसिकली 3 तरह के मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज मैकेनिकल रिमूवल. हम हाथ से या टूल्स को यूज़ करके इन वीड्स को उखाड़ देते हैं ज़मीन में से. इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वीडिंग.
सेकेंड मेथड होता है केमिकल वीडिंग। हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक तरह के केमिकल्स जो वीड को किल कर देते हैं, विच आर कॉल्ड एज वीडीसाइड्स, इनको यूज कर सकते हैं हमारी फील्ड पे। इनकी अच्छी बात क्या है कि ये केमिकल्स हमारे काम के जो क्रॉप्स हैं, हमारे डिजायरेबल जो क्रॉप्स हैं, उसको कुछ असर नहीं करेंगे। दीज केमिकल्स विल अफेक्ट ओनली द वीड्स। इनसे नुकसान सिर्फ वीड को होता है, हमारी क्रॉप को नहीं होता। तो ये केमिकल्स बहुत काम के होते हैं। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो तीसरा तरीका भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वीडिंग और बायो वीडिंग। इसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जिनकी वजह से वीड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते या किल हो जाते हैं। लेट अस कवर दीज 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ वीडिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वीडिंग। मैकेनिकल वीडिंग में हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं या अपरूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथों से पौधों को उखाड़ दें वीड्स को। दूसरा तरीका, हम प्लॉ यूज कर सकते हैं, टिलिंग कर सकते हैं सॉइल में, जहाँ जहाँ पर वीड है हमारे पौधे ग्रो होए उसके पहले ही हम वीड्स अगर ग्रो हो गए तो उनको टिलिंग करके रिमूव कर सकते हैं। वीड्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड और कट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल विच इज कॉल्ड एज खुरपी। इंग्लिश में उसको ट्रॉवेल कहते हैं। ट्रॉवेल यूज करके या खुरपी यूज करके हम वीड्स को कट करके भी निकाल सकते हैं। समटाइम्स फार्मर ऑल्सो यूज हो, प्लॉ और अदर टूल्स और सीड ड्रिल with the help of tractor. They run the tractor over the field with and these tools are attached with the tractor. जैसे ही फील्ड पे ट्रैक्टर इन टूल्स को लेके मूव होता है तो ये जो टूल्स होते हैं वो टिलिंग कर देते हैं या प्लॉइंग कर देते हैं और सारे वीड्स उखड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं और ह्यूमस का काम करते हैं। समझ में आया? तो दिस वॉज द मैकेनिकल मेथड फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड and I have written all the important points. This is the definition of weeds and there are many examples also that you have to note down. Pause the video, note down all the points. This is the main thing that you have to go do in all the lectures. Okay, the examples of weeds are Amaranthus convolvulus, which is also called as khuri in Hindi, and then Chenopodium, that is also called as Bathua, Cyperus and many more. Okay, removal of weeds is called as weeding. And why are weeds harmful to our crops? How are they harmful? So these are the harmful effects of the weeds. Weeds compete with the crop plants for water, mineral nutrients, space and light. इसलिए उनको निकालना जरूरी है। कंपटीशन होगा तो हमारे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगे अच्छे से। Weeds affect the growth of the crop. Weeds also interfere in harvesting process. जब हमारा प्लांट बड़े हो जाते हैं, क्रॉप बड़े हो जाते हैं, उनके कटिंग करने और हार्वेस्टिंग करने के प्रोसेस में भी कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं and that will make the farmers work very difficult. Then weeds may be also poisonous for many animals and us human beings, so they need to be removed. Okay, so these were the harmful effects of the weeds. And when we are talking about the weeding methods, that is the mechanical method, weeds can be pulled out or uprooted, उखाड़ सकते हैं with the help of hand through plowing, or they can be removed using tools like khurpi or trowel, seed drill, hoe, etc. Weeding should be done before the weeds produce flowers or seeds. क्योंकि अगर weeds ने flowers या seeds produce कर लिए हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो फिर से स्प्रेड हो सकते हैं। इसलिए वीड्स में फ्लावरिंग हो या सीड प्रोड्यूस हो उसके पहले ही सारे वीड्स को फील्ड से रिमूव कर देना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल मेथड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स। द सेकेंड मेथड इज द केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स, दैट इज केमिकल वीडीसाइड्स का यूज़ करना। कई बार जब ये वीड्स ग्रो हो जाते हैं तो फार्मर्स इन पे केमिकल्स स्प्रे करते हैं। As I told you earlier, these chemicals are called as chemical weedicides. Weeds को kill करने वाले chemicals को weedicides कहते हैं। Weeds मतलब weed, side मतलब killing, तो weeds को kill करने वाले chemicals are called as weedicides. There are many examples of weedicides. A few of them I have written for you on the board. These weedicides are sprayed on the weeds with the help of a sprayer. They are mixed with water. They are diluted and sprayer में fill करके उनको weeds के ऊपर spray कर दिया जाता है by the farmers. This will kill the weeds completely from the field.
Okay, they do not damage our main crop, they are only damaging the weeds. This is the plus point of using these chemicals. Okay, now these are the examples of the weedicides. That is 2,4-D. ये शॉर्ट फॉर्म है केमिकल कंपाउंड का. इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. अनदर weedicide is MCPA. MCPA का फुल फॉर्म होता है 2-methyl-4-chloro-1-phenoxyacetic acid. The next weedicide is butachlor, delepon, metachlor, ceniazine. These are all different examples of different types of chemical weedicides which are used by the farmers these days. Spraying of weeds may affect the farmer's health. As we all know, these are chemicals and chemicals are harmful substances. So they should be sprayed very carefully in the field. The farmers should use a piece of cloth or a mask to cover their nose and mouth. So these chemicals are not inhaled by the farmers, otherwise they will prove poisonous. Okay. So next method to control weeds is another new method which is used by the farmers these days. It is called as biological control or biological method of weeding. इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल तरह के इंसेक्ट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सब प्लांट्स नहीं खाते, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक तरह के प्लांट्स को ही खाते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसे इंसेक्ट्स को हम ढूंढ के लाए जिसकी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है. सच इंसेक्ट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड. दीज इंसेक्ट्स विल ईट ओनली द वीड्स एंड नॉट आवर क्रॉप प्लांट. ये इंसेक्ट्स जाकर वीड्स को सारे खा जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो काम की क्रॉप है, यूजफुल क्रॉप है, उसको ईट नहीं करते, उसको कंज्यूम नहीं करते. ये हमारा प्लस पॉइंट है. इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. इससे किसी तरह का केमिकल पोल्यूशन नहीं होता, इससे फार्मर की हेल्थ को भी कोई अफेक्ट नहीं होता और जो क्रॉप ग्रो हो रही है वो भी हेल्दी रहती है. Now, as we studied about the chemical methods, we should always remember that अच्छी क्रॉप और हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए फार्मर्स को बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है. ये तो हमने वीडीसाइड्स देखे. इफ द फार्मर हैज़ टू प्रिवेंट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स और फंगस, तो हमको फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. इसीलिए जब भी हम घर में कोई भी क्रॉप लाएं, कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल और ग्रीन थिंग्स कंज्यूम करने के लिए लाते हैं, दे शुड ऑलवेज बी वॉश्ड थरोली विथ वाटर. उसको 2 से 3 बार पानी में धोएं या फिर थोड़ी देर पानी में भिगो के रखें, जिसकी वजह से उनके ऊपर जितने केमिकल्स हैं वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे. एंड देन ओनली वी शुड कंज्यूम दीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू लेटर. गुड बाय.